हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार ऋषि यस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पहला पेपर है जिसका नाम ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए है। उसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम एक और टॉपिक का लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हम यह बात कर रहे थे कि एल्केन्स के जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने कुछ मेथड्स पर बात किया है, जिसमें हम अपने बात कर रहे थे कि फैटी एसिड से हम कैसे एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक मेथड पहले ही पढ़ लिया है जो कि है रिडक्शन। अब उसी को ही कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड क्या होता है और सोडा लाइम मेथड क्या होता है। इसके द्वारा हम बात करेंगे कि कैसे डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस से हम अपने फैटी एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन का प्रिपरेशन करेंगे। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की अब हम शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और हाँ, आप अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीज़ों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। हर एक लेक्चर को सीरियल वाइज जरूर देखते रहिए, कुछ भी लेक्चर्स आप लोग प्लीज़ मिस मत करिएगा। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप लेक्चर्स रोज नहीं देखेंगे, डेली नहीं देखेंगे जो लेक्चर्स आप सभी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए प्लीज हर एक लेक्चर को अच्छे से देखा करिए। ओके, और हाँ, नोट्स जरूर बनाइए। अगर नोट्स नहीं बनाना है अभी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आप लोग अब हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं, हर एक चीज़ को डिटेल में बात करते हैं। तो हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंतर्गत पढ़ रहे थे कि फैटी एसिड से, ठीक है, फैटी एसिड से हम कैसे एल्केन का प्रिपरेशन करेंगे, ये हमारे पास दूसरा मेथड था। ठीक है, तो दूसरे मेथड के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो हमने आपको बताया था कि हम पहले रिडक्शन प्रोसेस से यह बात जानेंगे कि हमारे पास जो एक फैटी एसिड है या फिर जो हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका अगर हम रिडक्शन कराएंगे तो हमारे पास बन रहा है एल्केन। ठीक है, तो ये तो हमारे पास पहला स्टेप था कि हम रिडक्शन के द्वारा कैसे इस चीज का या फिर हम एल्केन का कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट अब यहाँ पर हमें अपने दूसरे मेथड पर बात करना है, दूसरे और तीसरे मेथड पर बात करना है कि हम फैटी एसिड से एल्केन का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हम उपयोग करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस का अब हम उपयोग करेंगे। अब ये डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले तो यह बात आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो होता क्या है कि हमारे पास जैसे यहाँ पर एक हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, अब इसका हम कुछ प्रोसेस कराते हैं, कुछ भी हम स्टेप्स लेते हैं। ठीक है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड हो गया या फिर सोडा लाइम मेथड हो गया, इन सभी प्रोसेस में हम कुछ स्टेप्स लेते हैं। ठीक है, और उन स्टेप के द्वारा हमारे पास बन जाता है एल्केन। ठीक है, एल्केन को हम RH से डिनोट करते हैं, मैंने आपको पहले ही समझाया है। तो जब एल्केन का प्रिपरेशन होता है तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, हम कुछ स्टेप्स कराए, कुछ बहुत सारे केमिकल्स को मिलाया वगैरह वगैरह सारी चीजें हमने किया। अभी आपको समझाऊंगा कि ये कैसे चीजें हैं। फिर उसके बाद उस रिएक्शन से यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है तो हमारे पास एल्केन का प्रिपरेशन हो जाता है। ठीक है, आप यहां से देख भी सकते हैं कि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई और RH एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हुए हमारे पास बन जाता है एल्केन। ठीक है, अब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो वह जो भी प्रोसेस है, ठीक है, वह चाहे कोई भी रिएक्शन हो, जिस भी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है उसी रिएक्शन को ही हम कहते हैं कि वह हमारे पास है डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इट मीन्स दैट कि अब यहां पर हम अपने जो दूसरे और तीसरे मेथड पर बात करेंगे वो होगा डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। ठीक है,
और डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में हम सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड पर बात कर लेते हैं, जो कि कोल्बे द्वारा फाइंड आउट किया गया था, तो इसलिए उसे हम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड कहते हैं। फिर उसके बाद हम सोडा लाइम मेथड पर बात करेंगे। ठीक है, तो इतना बातें आपको समझ में आ चुका होगा, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि ये सारी चीजें हम पहले से भी जानते हैं। नहीं जानते हैं तो अभी हमने आपको कुछ चीजों को समझाया। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं और भी छोटी छोटी चीज़ों पर बातें करते रहेंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझाते रहेंगे। प्यार से आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठे रहिए। हर एक चीज़ को, जो भी चीज़ें मैं समझाऊं उन चीज़ों को जरूर नोट डाउन कर लिया करिए। ठीक है, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। आइए अब बात करते हैं अगले स्टेप पर। ठीक है, तो आई थिंक हमने पहला स्टेप, ठीक है, रिडक्शन हमने जब डिस्कस कर लिया था, तो अब यहाँ पर लिखिएगा कि बाई, ठीक है, कोल्बे, या फिर इसी को ही कहा जाता है कोल्बेज। ठीक है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड या फिर प्रोसेस कहा जा सकता है। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रोलिटिक मेथड क्या होता है, ये एक्चुअली आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा। नहीं आइडिया है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि अभी आपका टॉपिक नहीं है। 6th सेमेस्टर में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगा, तो वहां पर आपको मैं बताऊंगा कि एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तब वहां पर आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रोलिटिक मेथड क्या होता है। ओके, तो वहां पर आपको इन सारी चीजों के बारे में बहुत सारा ज्ञान देखने को मिलने वाला है। फिलहाल यहां पर हम फोकस करते हैं, जो जरूरत की चीजें मैं आपको समझा दूंगा, आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो होता क्या है, पहले हम कुछ सेंटेंस को लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक है, जिससे हमारा नोट्स भी साथ साथ बनता रहेगा और हमारे काम भी होते रहेंगे। तो होता क्या है कि ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जब होता है, तो ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम, चाहे आप सोडियम का ले लीजिए या फिर आप पोटेशियम का भी ले सकते हैं। ठीक है, पोटेशियम साल्ट ले लीजिए। ठीक है, चाहे सोडियम का ले लीजिए या फिर पोटेशियम का साल्ट ले लीजिए। ऑफ किसका, ऑफ एनी फैटी एसिड, कोई भी हमारे पास फैटी एसिड हो। ठीक है, ऑफ एनी फैटी एसिड या फिर ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एक्सेप्ट, यहां पर एक छोटा सा एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। आप फॉर्मिक एसिड को नहीं ले सकते। ठीक है, फॉर्मिक एसिड, क्योंकि अगर फॉर्मिक एसिड लेंगे तो यह रिएक्शन नहीं होता है। फॉर्मिक एसिड याद रखिएगा, केवल हम फॉर्मिक एसिड से अपने चलो अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ पर हम फोकस रखते हैं। तो हम फॉर्मिक एसिड के अलावा कोई भी फैटी एसिड ले सकते हैं, जिसका हम सोडियम या पोटेशियम साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे और उसका जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो यह फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, तब यह फॉर्म करता है एल्केन, हमारा प्यारा एल्केन, जो कि किस पर फॉर्म होता है, एट एनोड। ठीक है, एनोड पर फॉर्म होता है और यही प्रोसेस ही कहलाता है। यहां पर आप लोग लिख सकते हैं कि एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, ठीक है, दिस प्रोसेस, ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन, या फिर लिखा जा सकता है कॉल्ड, ठीक है, नोन एज, इसी को ही हम कहते हैं कि यह हमारे पास है कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है। ठीक है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है। ओके, तो ये तो हमने कुछ सेंटेंसेस पर बात किया कि एक्चुअली प्रोसेस क्या है, उसी चीज को हमने सेंटेंस में मर्ज कर दिया है। तो अब ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है, इसको मैं समझाता हूं। तो होता क्या है कि हमारे पास कोई भी एक, हम सपोज करते हैं कि फैटी एसिड है, मैंने सपोज किया कि एसिटिक एसिड है। ठीक है, अब इस एसिटिक एसिड का, ठीक है, हम सोडियम या पोटेशियम साल्ट ले लेंगे, सोडियम या पोटेशियम साल्ट। ठीक है, तो अगर सोडियम या पोटेशियम साल्ट को बनाना है तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यह एक एसिड है और यह एक बेस है।
तो जब हमें सॉल्ट बनाना रहता है तो एसिड और बेस का हमें रिएक्शन करा देना रहता है। तो जब हम इस प्रकार से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा CH3COONA, या फिर आप पोटेशियम भी ले सकते थे, ठीक है, NaOH के जहां पर हम KOH ले लेते, तो इस प्रकार हमारे पास पोटेशियम साल्ट बन जाता। तो यहां पर हमारे पास हमने क्या देखा, अपने फैटी एसिड से हमने अपने फैटी साल्ट्स का प्रिपरेशन कर लिया या फिर साल्ट ऑफ फैटी एसिड बना लिया, और साथ ही साथ अब आप देखेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH, तो ये दोनों मिलकर H2O का प्रिपरेशन कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन चुका है, फैटी साल्ट हमारे पास बन चुका है, जो कि एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड हमें बनाना था तो हमने बना दिया, ठीक है। तो अब यही जो हमारे पास साल्ट है, ठीक है, ध्यान से सुनना, यह जो हमारे पास साल्ट है CH3COONA, अब आप लोग अपने पेन को रख दीजिए, चीजों को पहले समझ लीजिए, उसके बाद नोट डाउन करिएगा। इसका हम एक्वस सोल्यूशन ले रहे हैं, तो एक्वस सोल्यूशन यानी कि H2O हम लेंगे। अब इसके दो दो मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब ये रिएक्शन के थ्रू हम देखेंगे, प्रैक्टिकल के थ्रू देखेंगे कि हाँ दो दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। फिलहाल यहाँ पर बस आपको जानने की जरूरत है कि हाँ दो दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। तो जब हम किसी भी साल्ट को वाटर में घोलेंगे तो वह अपने आयंस में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो इस प्रकार अगर हम इसके ब्रेकिंग पर बात करते हैं तो यह कैसे ब्रेक होगा, CH3COO- और यहाँ पर Na+ के रूप में ब्रेक हो जाएगा। और ये ब्रेकिंग कैसे होता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी आयनिक मॉलिक्यूल होता है, तो एक्चुअली आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, तो इसलिए यह H+ एंड OH- के रूप में रहता है। तो अब यहाँ का माइनस यहाँ से प्लस से रिएक्शन करेगा, यहाँ का प्लस यहाँ के माइनस से रिएक्शन करेगा, ऐसा जनरली होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड यूज करते हैं, इसलिए क्या होता है इस बात को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। ये पहले ब्रेक होंगे ऐसे ही, ठीक है, लेकिन एक्चुअली प्रोसेस कैसे होगा अभी मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल रिएक्शन क्या है इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास यह है एक डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, इसलिए यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो CO2 लिखा हुआ है, लेकिन इसके दो मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है, तो इसलिए मैंने 2CO2 लिख दिया, प्लस यहां पर H+ OH- के रूप में है, ठीक है। तो Na और OH एक दूसरे से रिएक्शन कर लेंगे, तो यहां पर NaOH बन जाएगा, ठीक है। और यहां पर OH के भी दो आयन और यहां पर सोडियम के भी 2 आयन है, इसलिए यहां पर 2NaOH हो जाएगा, ओके। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ मर्ज होते हुए रिएक्शन करते हुए H2 गैस बनाते हुए बाहर निकल जाएंगे, फुर्र से फटाक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहां पर केवल CH3 बचा है, उसके भी 2 मॉलिक्यूल है, तो वो दोनों CH3 एक दूसरे से जुड़ेंगे और यहां पर बना ले जाएंगे एक एल्केन। और यहां पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास कोई भी एक हमने जो फैटी एसिड लिया है उसका जो हम एल्केन बना रहे हैं, तो उसमें जो हमारा एल्केन बना है उसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा हो जा रहा है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, यानी कि कार्बन का चेन जो है वह लेंथेन हो चुका है, बढ़ चुका है, ठीक है। तो आप लोग यहां से देख सकते हैं कि हमने अपने एसिटिक एसिड का उपयोग किया था। यहां पर हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड है, इसका जो हमने हाइड्रोलिसिस कराया, या फिर हाइड्रोलिसिस ना कहते हुए इसका हमने कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस कराया, तो इस प्रकार हमारे पास बना है एथेन, ठीक है, जो कि हमारे पास एक एल्केन है। तो अब ये पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा है इसको आप लोगों को समझने की जरूरत है, ठीक है। तो ये अभी आप लोग मत लिखिए, मैं अभी फिर से लिखवा दूंगा इसे, ठीक है। तो इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसकी अभी तो फिलहाल जरूरत नहीं है, ओके। एंड फिर उसके बाद पहले पूरा प्रोसेस समझ लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे चीजें समझा दूंगा, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करिएगा ना, अब मैं समझाता हूं, ठीक है। तो होता क्या है, हमने पहले क्या देखा, एक काम करते हैं, पहले रिएक्शन को लिख लेते हैं ताकि हमारा काम भी होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन ध्यान दे दीजिए, यहाँ पर CH3COONA है, इसका हमने 2 मॉलिक्यूल H2O के साथ रिएक्शन करा है। तो सबसे पहले तो आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर दीजिए, 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गया, यहाँ से CH3 एंड यहाँ से CH3,
एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हुए एक एल्केन बना ले जाएंगे, एंड यहाँ से Na और यहाँ से OH एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हुए NaOH बना ले जाएंगे। यहाँ से 2 मॉलिक्यूल H2 के बनेंगे, ठीक है, तो यहाँ से गैस रिलीज हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए कि सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, ऑफ एसिटिक एसिड, इसका हमने कोलबे इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस कराया, तो इस प्रकार हमारे पास बन गया एथेन, ठीक है। तो अब ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है इसके बारे में आप लोगों को मैं समझा दे रहा हूँ। एक्चुअली गर्मी से हालत खराब हो जाती है। खैर आइए बातें करते हैं, संघर्ष तो करते रहना पड़ेगा। ओके चलिए, तो अब यहाँ पर पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा है इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। एक्चुअली यहाँ पर ये जो हमारे पास CH3COONA है, ठीक है, मैं ऐसे समझाता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास CH3COONA है, ठीक है, एक काम करिए इसे भी अभी मत लिखिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस ही लिखवाते चलता हूँ, ठीक है। दिस रिएक्शन यहाँ पर ऐसा लिख लीजिए कि द रिएक्शन, ठीक है, द रिएक्शन इज फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक, यहाँ पर कुछ जो हम यहाँ पर स्टेप्स लिखने वाले हैं यही स्टेप्स को रिएक्शन फॉलो करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, CH3COONA जो है वह अपने आयंस में ब्रेक होगा, तो इस प्रकार यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर हमारे पास बनता है CH3CO माइनस बन जाएगा प्लस Na प्लस बन जाएगा, ठीक है। ये बातें तो आप लोग अच्छे से समझ के होंगे। अब H2O पर अगर हम बात करते हैं तो H2O जो है यह भी ब्रेक होगा, तो यहाँ पर H प्लस में ब्रेक होगा और प्लस OH माइनस में ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्चुअली ब्रेकिंग होगा। अब हम बात करते हैं एनोड और कैथोड पर, ठीक है। वैसे नीचे तो मुझे नहीं लगता प्रॉपर आएगा, लेकिन मैं एक काम करते हैं, ठीक है। अच्छा चलो मैं देखता हूँ, अगर आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो देखते हैं। तो एनोड पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए एट एनोड, ठीक है, और यहाँ पर लिख लीजिए एट कैथोड, ठीक है। चूंकि यह इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एनोड और कैथोड पर अब बातें होंगी। तो ये बातें कैसे होती हैं इसको आप लोग समझ लीजिए, सारी चीजें आप लोग देख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होता है कि एनोड पर चूंकि होता है प्लस चार्ज, ठीक है, एनोड पर क्या होता है प्लस चार्ज, तो इस प्रकार यहाँ पर माइनस चार्ज वाले आएंगे डिपॉजिट होने के लिए। अब डिपॉजिट होने की टेंडेंसी पर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास यह भी निगेटिव चार्ज है और यह भी निगेटिव चार्ज है। तो जो हमारे पास यहाँ पर CH3COO माइनस हमारे पास बना है, ठीक है, यह जो हमारे पास एनायन बना है यही क्या होगा, यहाँ पर डिपॉजिट होने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। तो इसलिए यहाँ पर आएगा CH3COO माइनस, यहाँ पर डिपॉजिट होने के लिए आएगा। अब चूंकि एक माइनस चार्ज लगा हुआ है इसके ऊपर, तो यह माइनस चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यह क्या करता है, लूज कर देता है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 एंड यहाँ पर COO, और एक इलेक्ट्रॉन तो अभी भी बचा है, तो वह फ्री रेडिकल के रूप में बन जाएगा। यानी कि जो हमारे पास कोलबे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड होता है यह एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, यहां से आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। कैथोड पर बात किया जाए तो या तो सोडियम आएगा या तो हाइड्रोजन आएगा डिपॉजिट होने के लिए। तो आप लोग इलेक्ट्रोल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन के पास ज्यादा टेंडेंसी होती है, इसलिए H+ यहां पर डिपॉजिट होने के लिए आएगा, ठीक है। तो यह यहां पर बनाएगा H, ठीक है, और यह डिपॉजिट ऐसे होगा कि यहाँ पर H+ और एक इलेक्ट्रॉन यह गेन करेगा, और वह इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन वहां पर जाएगा, तो यह H के रूप में बनेगा। अभी इसको और भी समझो, तो यहाँ पर हमारे पास यह जो CH3COO फ्री रेडिकल बना है, ठीक है, यह बन जाता है CH3 फ्री रेडिकल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब ये कैसे रिलीज होता है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाता है, ये बस आपको जानना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास ये जो CH3 फ्री रेडिकल है, ठीक है, और हमने आपको बताया कि 2-2 मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, तो यहाँ पर भी 2 होगा, एंड
यहाँ पर भी 2 होगा एंड यहाँ पर भी 2 लगा रहेगा, यहाँ पर भी 2 लगा रहेगा एंड यहाँ पर भी 2 लगा रहेगा, तो यहाँ पर भी 2 लगेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा CH3 CH3, हमारा एल्केन फॉर्म हो गया। ठीक है, एंड 2 इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स लगा हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है कि यह जो H2 है, सॉरी H+ है, इसके भी तो 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट हुए थे, तो इसलिए यहाँ पर भी 2 टाइम्स H+ रहेगा, तो यह 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा, तो यह H2 के फॉर्म में बाहर निकलेगा 2H के फॉर्म में, और यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, तो H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो गया, हमारे पास यहाँ पर एल्केन का प्रिपरेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन हो गया। अब यहाँ पर Na+ और OH- बचा हुआ, ये दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हुए NaOH का प्रिपरेशन कर ले जाएंगे, और ये पूरा हमारे पास कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस हुआ, कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड हुआ, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। मैं 1 मिनट बस थोड़ा सा दीजिएगा, मैं थोड़ा सा कैमरे को पहले पीछे कर लेता हूँ, क्योंकि समझ गए होंगे नीचे आप लोगों को कट ना जाए, इसलिए मैंने पीछे कर दिया। ठीक है, एंड 1 मिनट बस थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे। 1 मिनट, हाँ अब ठीक है ना? हाँ 1 मिनट अब ठीक है। ओके, सारी चीज़ें स्क्रीन में आ रही हैं, तो आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि सोडा लाइम मेथड क्या होता है। तो स्क्रीनशॉट तो हो चुका होगा, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हो सकता है ये थोड़ी बहुत चीज़ें कंजस्टेड लग रही होंगी, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं रहता यूट्यूब में। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा, एंड स्क्रीनशॉट हो ही चुका होगा। 1 मिनट, ये सेंटेंस सही नहीं है। ठीक है, अब सब सही है। ओके, तो हमने कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस पर बात किया, मेथड पर बात किया कि कैसे हम अपने फैटी एसिड से या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, क्योंकि यह लेक्चर आपको आज ही मैं प्रोवाइड करूंगा, तो छोटा लेक्चर रहेगा तो आसानी से मैं प्रोवाइड कर पाऊंगा, अदरवाइज बड़ा हो जाएगा। सोडा लाइम मेथड को भी इसी में इंक्लूड कर दूंगा, तो लेक्चर 40 मिनट से कम नहीं बनेगा। तो ऐसे सिचुएशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी, और या फिर अगर 10 मिनट में मैं खींचूंगा तो कॉन्सेप्ट उतना समझ में नहीं आएगा आप सभी को, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में हम सोडा लाइम मेथड पर बात कर लेंगे। ठीक है, और फिर देखते हैं और भी कुछ रिएक्शंस हम उसमें इंक्लूड कर देंगे, और भी मेथड्स पर बात कर लेंगे। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ ही चुकी होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करते हुए जरूर हमें बताइएगा, और इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि सब्सक्राइब तो करना ही, आप सभी को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि हम जैसे ही लेक्चर्स प्रोवाइड करें आपको डेली शाम को रात में 8 बजे, तो आपको लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, लेकिन नोटिफिकेशन मिलने से आपका केवल काम नहीं होगा। आप जब लेक्चर्स मिल रहा है तो आप उसी दिन उस लेक्चर को ख़त्म करने की कोशिश करिए, नोट्स साथ में बनाइए, सभी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करिए, और कोई भी लेक्चर मिस मत करिए। ठीक है, जो लेक्चर जिस दिन मिला है आप सभी को, उसी दिन का उसे पढ़िए और लेक्चर्स को ज्वाइन करिए। ठीक है, एंड अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर ज्वाइन बटन भी आपको मिलता है, तो ज्वाइन बटन से आप हमारे किसी भी बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच मतलब हमारा कोई पेड बैच नहीं चल रहा है, वो ज्वाइन आपको यूट्यूब पर ही मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग ध्यान देते रहिएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, 2 बातें, टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करिए, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन करिए, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए। ऐसा करने से आप लोग और भी ज़्यादा बेनिफिट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर तो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करी ही जाती हैं, और इंस्टाग्राम पर भी धीरे धीरे करते हुए हम और भी चीज़ों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।